नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी आप सभी भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए मैं लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ला रहा हूँ और उसी क्रम में आज मैं लेकर के आ गया हूँ कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा 2022 का पेपर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आप उत्तर लिखें कि आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना होता है। क्या होता है? सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात हैं। कौन है? सुकरात। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर आ सही होगा। चौथा प्रश्न है, शिक्षक को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है। क्या शिक्षक को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है? सॉरी, यहाँ शिक्षक नहीं होना चाहिए, यहाँ शिक्षण है। यहाँ क्या है? शिक्षण ड़ा रहेगा। शिक्षण को यानी जो शिक्षा देने का कार्य किया जाता है वह शिक्षण कहलाता है। तो शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है वो शिक्षण में प्रयुक्त प्रयुक्त जो युक्तियां होती हैं, यानी टेक्निक्स का जो प्रयोग किया जाता है वह जो है प्रभावशाली बना देती हैं शिक्षण को। तो शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? तो बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी से संबंधित है। किससे? बा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, महात्मा गांधी सही उत्तर होगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पाठशाला को एक बाग, शिशु को एक पौधा, वह शिक्षक को माली किसने कहा है? तो फ्रॉबेल महोदय ने कहा है। किसने कहा है? फ्रॉबेल ने कहा है। द ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, द। अगला प्रश्न है, दीवा स्वप्न पुस्तक के रचनाकार हैं। तो दीवा स्वप्न पुस्तक के जो रचनाकार हैं वह गिजू भाई बधेका जी हैं। कौन है? गिजू भाई बधेका। अगला प्रश्न है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। घर पर दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन रूसो ने कहा है। किसने कहा है? रूसो ने कहा है। सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, रूसो ने कहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? प्रोजेक्ट पद्धति प्रकृतिवाद की प्रमुख विधि मानी जाती है। किसकी? प्रकृतिवाद की प्रमुख विधि मानी जाती है। बा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत प्रकृतिवाद प्रकृतिवाद पर आधारित है। किस पर है? प्रकृतिवाद पर आधारित है। ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है? मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? मूल्य हमारे व्यवहार को दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, यानी उपर्युक्त सभी। द ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मकतब शब्द किस स्तर के शिक्षा से संबंधित है? मकतब और मदरसा दो शब्द देखने को मिलता है। तो मकतब किससे संबंधित है? प्राथमिक स्तर से है।
किससे संबंधित है? प्राथमिक स्तर से संबंधित है। आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो आदर्शवाद जो श्रेष्ठ योगदान है वह उद्देश्य में है। किसमें है? उद्देश्य में है। बा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रूसो एक दार्शनिक था, लेखक था और राजनीतिक सिद्धांतकार भी था, है ना। जीन जैक्स रूसो का जन्म 28 जून 1712 ईस्वी को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? 28 जून 1712 ईस्वी को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था। उसका जो निधन है 2 जुलाई 1778 को फ्रांस के एरमेनविले में हुआ था। तो केवल जन्म पूछा गया है, केवल जन्म पूछा गया है, कब और कहाँ हुआ। तो कब हुआ था जन्म? जन्म हुआ था 28 जून 1712 ईस्वी को। ये कब प्रश्न का उत्तर हो गया, यानी कब 28 जून 1712, और कहाँ कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था। अगर प्रश्न यह बन जाता है कि इन रूसों का निधन कब हुआ और कहाँ हुआ, तो आप ये लाइन बढ़ा दीजिए। उनका निधन जो है 2 जुलाई 1778 ईस्वी को फ्रांस के एने एरमेनविले में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। क्या नाम था? बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। बौद्ध शिक्षा क्या है? चरित्र का निर्माण एवं मोक्ष की प्राप्ति की बौद्ध शिक्षा है। बौद्ध शिक्षा क्या है? बौद्ध शिक्षा में विशेष रूप से बहुत जोर दिया जाता है अच्छे चरित्र का निर्माण हो और एवं मोक्ष की प्राप्ति। बौद्ध शिक्षा का यही उद्देश्य होता है। शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। तो शिक्षा के प्रभावी कारकों में दार्शनिक दार्शनिक कारक और सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, नैतिक कारक और धार्मिक कारक आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21वां। औपचारिक शिक्षा की विशेषता बताइए। तो औपचारिक शिक्षा की क्या विशेषता होती है? बिंदु बना करके ऐसे आप लिखेंगे, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। यह योजनाबद्ध होती है। औपचारिक जो शिक्षा होती है वह योजनाबद्ध होती है। इसमें समय सारणी होती है, इसमें परीक्षाएं होती हैं और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। औपचारिक शिक्षा की बात हो रही है, यानी इसमें सिलेबस। औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि इसमें सिलेबस निर्धारित होता है। तो जब सिलेबस निर्धारित होगा तो शिक्षक भी निश्चित रूप से रहेंगे कि कौन सा शिक्षक पढ़ाएगा। तो जब सिलेबस है तो किस समय में पढ़ाया जाएगा, कब कब पढ़ाया जाएगा, कितने दिन में इसको खत्म किया जाए, यानी इसमें समय सारणी होती है, इसमें परीक्षाएं होती है और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। यह शिक्षा व्यक्ति, समाज और देश की जरूरतों को पूरा करती है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। तो व्यक्तित्व का विकास करना, अच्छी आदतें विकसित करना, ये सब शिक्षा के उद्देश्य हैं। विचार शक्ति का विकास करना और सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करना और जनतांत्रिक गुणों का विकास करना शिक्षा के परम उद्देश्य है। जनसंचार के 4 साधनों के नाम लिखिए। जनसंचार के साधनों में टीवी, न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, दूरदर्शन और रेडियो आते हैं। तो 4 ही साधन का नाम पूछा गया है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, पत्रिकाएं हो गई और रेडियो हो गया। आजकल मोबाइल भी आप लिख सकते हैं, मोबाइल भी हो गया है जनसंचार के माध्यमों में। बहुत सारे ऐप मोबाइल पे भी बन गए हैं कि आपको फटाफट के अंदाज में जल्दी जल्दी खबरें दिखाई जाती हैं।
अगला प्रश्न है प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का नाम बताइए। प्रदूषण का मतलब है वायु, जल, मिट्टी यानी पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों या ऊष्मा का प्रवेश होना। तो प्रदूषण का अर्थ यही होता है कि जो हमारा पर्यावरण है उसमें अगर हानिकारक या विषैले पदार्थ जो है इस पर्यावरण में, इस वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं तो वह प्रदूषण कहलाता है। यह पर्यावरण की प्राकृतिक संरचना और संतुलन में अवांछित बदलाव होता है। प्रदूषण से जीवित प्राणियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। प्रदूषण के प्रकार में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण शामिल हैं। तो इसके कई प्रकार हैं, बताया गया जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ लिखिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मतलब है कि हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ लिखिए। सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है कि सबके लिए, लेकिन शिक्षा अगर आगे जोड़ा गया है तो यानी शिक्षा सबके लिए, हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए और यह शिक्षा किसी निश्चित स्तर तक उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से समाज में सामाजिक समानता आती है और देश का विकास होता है। वैश्विक तापन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में बताइए। वैश्विक तापन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक तापन कहते हैं। तो पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी को वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यह समस्या मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों के कारण होती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS प्रमुख है। तो वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं और संक्षिप्त में बताया गया ये कि जब पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका तापमान, तो वह जो है तापमान का बढ़ना जो है ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ये बढ़ता क्यों है? यह जो है मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से गैस आते हैं? CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन हो गया यानी O3 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण यानी हानिकारक गैसें हैं और इनके कारण से जो है, इनके बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? जल संरक्षण के कई फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। जल संरक्षण से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है, बिल्कुल होती है। दूसरा है जल संरक्षण से जल की कमी से बचा जा सकता है। जल संरक्षण से जल संसाधनों का दुरुपयोग रुकता है और जल संरक्षण से प्रदूषण कम होता है। ये 4 फायदे बताए गए हैं कि जल संरक्षण के क्या फायदे हैं, यानी जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है। अगर आप जल बचाते हैं तो आपको इतने तरह के फायदे मिलेंगे। पहला क्या होगा कि पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी, और दूसरा क्या है कि जल की कमी नहीं होने पाएगी, और तीसरा है कि अगर जल संरक्षण करते हैं तो जल संसाधनों का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा, और चौथा है जल संरक्षण से प्रदूषण कम होता है। शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक लिखिए। शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवार, समाज, राज्य और जनसंचार हैं। तो सबसे प्रमुख जो कारक है वह परिवार है, फिर उसके बाद समाज है,
तब राज्य होता है और सबसे अंत में जनसंचार को मैं रखता हूँ। ये 4 कारक हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है। इस संबंध में जॉन डेवी के विचार लिखिए। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। सत्यम शिवम सुंदरम किस किस दर्शन का आधार वाक्य है? तो सत्यम शिवम सुंदरम आदर्शवाद की आचार मीमांसा पर आधारित है। अगला प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न आ गए हैं, देखते हैं इन प्रश्नों को, कौन कौन से प्रश्न हैं। शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला जो है, प्रकृतिवाद के मुताबिक शिक्षा से व्यक्ति का जीवन सुखमय बनता है। दूसरा जो है, प्रकृतिवाद के मुताबिक शिक्षा में बालक को स्वयं क्रियाशील होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा है कि जो प्रकृतिवाद के मुताबिक शिक्षा में बालक को प्रयोग, खोज और आविष्कारों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला है कि प्रकृति ही बालक का वास्तविक शिक्षक है, यानी प्रकृति ही सिखाती है उस बालक को। बालक की शिक्षा में शिक्षक को किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये प्रकृतिवाद वाले कहते हैं कि अगर बालक की शिक्षा हो रही है, प्रकृति की गोद में छोड़ दीजिए और किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना करिए, बालक स्वयं सीखता जाएगा। तो प्रकृतिवाद के मुताबिक बालक को प्राकृतिक वातावरण में ज्यादा ज्ञान मिलता है। यह 6 बिंदु बताए गए हैं, इनमें से अगर आप 4 बिंदु भी लिख देते हैं तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा में जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए। तो जनसंचार की भूमिका क्या होती है? जनसंचार के जरिए बच्चों को सही ज्ञान मिलता है और उन्हें विचारों को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। जनसंचार के जरिए शिक्षा को सरल और रोचक बनाया जा सकता है। बच्चों में मौलिकता, समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता जैसे गुणों का विकास किया जा सकता है। जनसंचार के जरिए शिक्षा में सूचना और संचार तकनीक का इस्तेमाल करके ज्ञान को संचित, प्रसारित और विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि शिक्षा में जो है जनसंचार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा में आधुनिक शिक्षण मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जनसंचार के जरिए दूरस्थ शिक्षा की सुविधा मिलती है। दूर से बैठे भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जैसे मैं यहाँ से बैठ करके पढ़ा रहा हूँ और आप लोग अपने अपने मोबाइल में कहीं भी हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में या फिर पूरे भारत में कहीं भी आप बैठ करके इसको देख सकते हैं। तो यह एक अच्छा माध्यम है। जनसंचार के जरिए ऑनलाइन बुकशॉप की मदद से पाठ्य सामग्री आसानी से मिल जाती है। तो ये सारे जो है भूमिकाएं हैं जनसंचार की। मांटेसरी पद्धति के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। मांटेसरी पद्धति के सिद्धांतों की विवेचना कर लेते हैं। इस पद्धति को इतालवी चिकित्सक मारिया मांटेसरी ने विकसित किया था। उन्होंने अपने सिद्धांतों को अपने छात्रों के साथ वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से विकसित किया था। तो मारिया मांटेसरी के जो सिद्धांत हैं उनको आइए देखते हैं बिंदुओं में। इस पद्धति में बच्चों के प्राकृतिक मनोविज्ञान का सम्मान किया जाता है। और दूसरा है, इस पद्धति में बच्चों को स्वतंत्र और आत्म प्रेरित बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आत्म प्रेरित।
और तीसरा, इस पद्धति मतलब कौन सी पद्धति? मांटेसरी पद्धति, मारिया मांटेसरी पद्धति। इस पद्धति में बच्चों की प्राकृतिक रुचियों और गतिविधियों को विकसित करने पर जोर दिया जाता है। इस पद्धति में व्यवहारिक शिक्षा और वास्तविक दुनिया के कौशल को विकसित करने पर जोर दिया जाता है। मारिया मांटेसरी पद्धति में बच्चों को ज्ञान के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु बनाने पर जोर दिया जाता है कि बच्चे के अंदर वो ललक पैदा हो, वो जानने की इच्छा रखता हो। ऐसा कुछ किया जाए कि बच्चे के अंदर अपने आप वह चीजें प्रस्फुटित हों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो जल संरक्षण जरूरी है क्योंकि पानी जिंदगी के लिए जरूरी है। जल संरक्षण से पानी की बर्बादी रुकती है और पानी की गुणवत्ता भी बेहतर रहती है। साथ ही इससे पर्यावरण भी स्वस्थ रहता है। क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि जल बहुत ही जरूरी तत्व है किसी भी प्राणी के जीवित रहने के लिए, चाहे वह पेड़ पौधे हों, मनुष्य हो, जंतुएं हों, कोई भी हो, जल सबके लिए अति आवश्यक है। तो जल संरक्षण निम्न रूप से आवश्यक है। जल संरक्षण से पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। जल संरक्षण से पानी की बर्बादी और प्रदूषण कम होता है। जल संरक्षण से पर्यावरण का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा होती है। भविष्य में आने वाली आपदाओं से बचा जा सकता है और भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जल संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? वर्णन कीजिए। तो प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम बच्चों की रुचियों, योग्यताओं और प्रकृति के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें वैज्ञानिक विषयों को प्रमुखता दी जाती है। प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम के कुछ प्रमुख तत्व ये हैं, बिंदुओं में लिखा गया है। विज्ञान को ही समग्र जीवन जीने का आधार माना जाता है। आत्मरक्षा के लिए शरीर विज्ञान का ज्ञान जरूरी माना जाता है। तीसरा है कि जीवन की जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जैविकी जैसे विषयों का अध्ययन जरूरी माना जाता है। और चौथा है, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय होने चाहिए जो बच्चों की जन्मजात प्रवृत्तियों को और स्वाभाविक रुचियों को दर्शाते हों। और अंतिम बिंदु है कि पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत अंतरों और लैंगिक समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो यह थे आज के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए।